सदबड़ा, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा। चर्चा के तहत लगातार हमारी कोशिश होती है उन विषयों पर बात करने की जो हर लिहाज से समाज के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, प्रशासनिक हो, खेल से जुड़े हुए, साहित्य से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए। आज हम एक अद्भुत धर्म संकट में पड़ गए। धर्म संकट में इसलिए पड़ गए कि सुबह सुबह खबर सुर्खियों में आई, टीवी चैनल पर ब्रेकिंग के रूप में चली कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा जो दर्ज मामले में गिरफ्तार किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी, अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए उनके मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर करने के लिए भी बड़ी खबर थी। एक राज्य का मुख्यमंत्री लंबे अरसे से गिरफ्तार है, गिरफ्तारी के बाद भी वह मुख्यमंत्री बना हुआ है। लोअर कोर्ट बताती है कि गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण नहीं है, हाई कोर्ट कहता है कि पर्याप्त कारण है, और उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ना तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर हमें समझा पा रहा है कि गिरफ्तारी के कारण है कि नहीं है, पर कुल मिलाकर इतना है कि अंतरिम जमानत दी है और मामले की पेचीदगी को देखते हुए उसे बड़ी बेंच को ट्रांसफर भी किया गया है। महत्वपूर्ण बात साथ में यह भी है कि जमानत मिल गई, पर जमानत मिलने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे। बाहर इसलिए नहीं आएंगे कि इसी शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने भी मामला दर्ज कर रखा है, और सीबीआई ने जो मामला दर्ज कर रखा है उसके अंतर्गत भी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि उसमें जमानत नहीं है, तो जमानत के संदर्भ में क्या कुछ परिस्थिति है इस पर बात करनी। पर दूसरी खबर उससे भी बड़ी हमारे बीच में आई। दूसरी खबर हमारे बीच में इस रूप में आई कि भारत सरकार ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया। अमित शाह ने उस नोटिफिकेशन को ट्वीट किया और उसके अंतर्गत 25 जून को संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाने के संदर्भ में बात कही गई है। बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, लेकिन चूंकि हम पहले ही अरविंद केजरीवाल की जमानत और उससे उपजी हुई परिस्थितियों पर बात करने का फैसला कर चुके थे, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। और जो आपातकाल के संदर्भ में हर साल 25 जून को मनाने का फैसला भारत सरकार ने लिया है, इस पर सोमवार को बात करें। तो आज का हमारा विषय है जमानत पर सरकार जेल बरकरार। सरकार मतलब अरविंद केजरीवाल, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो 10 साल एक तरफा जनादेश के साथ अपनी पार्टी को दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण इलाके में सत्ता में लेकर आया, और वह पिछले लंबे अरसे से जेल में है और जमानत के फैसले के बाद भी जेल में रहेंगे। लेकिन आज के इस फैसले को पक्ष विपक्ष अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। जहां एक और आम आदमी पार्टी इसे अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही के रूप में बता रही है, साथ ही ये बता रही है कि वो भाजपा की साजिश का हिस्सा बने हैं, और जब जब कोर्ट में ऐसे मसले आते हैं तब तब उनकी बेगुनाही के संदर्भ में तथ्य सामने आते हैं। वहीं दूसरी ओर नई नई सांसद बनी है बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जमानत कतई बेगुनाही का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां है उसे साफ परिलक्षित होता है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में संलिप्त है। कुल मिला के कहानी क्या है, आने वाले समय में इसमें घटनाक्रम किस रूप में होंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश ये भी करेंगे, ईडी जैसी संस्था के द्वारा दर्ज मामले में जब व्यक्ति जमानत पा जाता है, तो सीबीआई के द्वारा दर्ज मामले में जमानत को लेकर क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा के लिए 4 खास मेहमान है। हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनोज बुरकेला जी हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। कानूनी पेचीदगियों को हमारे बीच में रखेंगे और इनके बीच में तटस्थ राय देने के लिए देश समाज इस विषय में क्या सोचता है बताने के लिए प्रखर पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले 2 बयान सुनते हैं जो इस केस की प्रतिक्रिया के रूप में दोनों पक्षों के द्वारा सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए गए। एक बार सुनिए। कोर्ट का फैसला हो या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इस बात को साबित कर देता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विच हंट, पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है, और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो
पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है, बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सील ऑफ अप्रूवल लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं, और इसीलिए ये भी कहा कि सेक्शन 19 पीएमएलए की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसीलिए आयोग उनको अरेस्ट कर सकते थे। तो कुल मिलाकर फैसला यह है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, और उसके अंतर्गत कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम बड़ी बेंच को भेज रहे हैं, बड़ी बेंच चाहे तो इस जमानत की शर्तों में बदलाव कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्यमंत्री पद के संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि वो पद छोड़ दें, यह उन्हें खुद तय करना है कि उन्हें पद पर रहना है या नहीं रहना। इस आलोक में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में अनिल गोयल साहब हैं। गोयल साहब, कितना आघात पहुंचा आज के इस फैसले से आपकी योजनाओं पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का कहना है जो कुछ भी किया था आपकी पार्टी का किया धरा, और जब ईडी ने अभी 9 जुलाई को ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अर्थात आम आदमी पार्टी को भी शराब घोटाले के लाभार्थी सरगना के रूप में चित्रित किया था, ऐसे समय में जमानत का यह आदेश आपके दिल में कितना गहरा घाव कर गया? नहीं, थोड़ा बताइए ना, कितने परेशान हैं आज आप? जी, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं। एक बात बड़ा स्पष्ट है, भ्रष्टाचार आप करो, जनता को गुमराह आप करो, जनता से झूठ आप बोलो, शिकायत कांग्रेस करे, एफआईआर कांग्रेस दर्ज कराए, जांच एजेंसियां जांच करें, उन जांच एजेंसी की जांच में वो दोषी पाए जाए, कोर्ट उनको अभी तक जमानत नहीं दी, सिर्फ अब अंतरिम जमानत का मतलब वो बरी नहीं हुए, आज भी दोषी मानते हैं। और इसमें भाजपा का कहां दोष है? ये तो घुमा फिरा के बात अपराध करते हैं और अपराध करके भाजपा को बदनाम करते। बड़ा स्पष्ट प्रश्न है कि अगर कांग्रेस इनके गठबंधन के साथ ही है, क्या उसने शिकायत वापस ली? उसने शिकायत करी कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच एजेंसी जांच कर रही है, जांच एजेंसी से जांच में दोषी पाया गया है, दोषी पाने के बाद कोर्ट पूरी तरीके से सुनवाई कर रही है। अगर ये निर्दोष होते तो कभी के बरी हो जाते। तो निश्चित तौर पर ये सब सारा मामला है, और ये इसको आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक तुल देने के लिए मामला इतना सरल कहां है? जब लोअर कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, उसी समय में सीबीआई ने इसी मामले में केस दर्ज कर लिया। खतरा तो आपको तभी लग गया था कि अब अरविंद केजरीवाल शायद जेल में नहीं रहेंगे। तो जिस मामले में ईडी ने मामला दर्ज कर रखा है, ऐसी क्या नौबत आने पड़ी जिसमें सीबीआई को भी इस मामले में मामला दर्ज करना पड़ा? एक। दूसरा, मुझे ये जानना है कि आप तो कांग्रेस को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते, कांग्रेस की बात को भी गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस को तो खुद आप भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर देश को बताने की कोशिश करते हैं। उस कांग्रेस की शिकायत को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं आप। या अचानक कांग्रेस को इतनी गंभीरता से अनिल जी आप क्यों लेने लगे? जी, इसमें कांग्रेस को गंभीरता का लेने का विषय नहीं। अगर कोई अपराध हुआ है और उस अपराध की कोई कंप्लेंट करता है और भ्रष्टाचार की कंप्लेंट करता है, तो उस पर जांच एजेंसी कार्रवाई करेंगी, और जांच एजेंसी पे कार्रवाई करें तो ये बीजेपी को अपने सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, अपने विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ये बार बार बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। और मैं तो बड़ा स्पष्ट तौर से कहता हूं कि जनता ये कहती के सामने ये बहुत कि हम सिंपल आदमी रहेंगे, आम आदमी रहेंगे, आलीशान बंगला मिलेंगे, और आज वो आलीशान बंगला विश्व की ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा आलीशान बंगला कहीं भी नहीं दिखा। हम कार नहीं लेंगे, हम वीआईपी कल्चर देंगे, इन सारी चीजों झूठ सच बोल करके इन्होंने सत्ता को, देश को, जनता को गुमराह करा। आज वो मीडिया को गुमराह करना चाहते हैं, आज वो कोर्ट को गुमराह करना चाहते हैं, और उसका जो है सारा ठीकरा जो है वो भाजपा पर फोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात आप एक बार देखेंगे, अगर कोर्ट का फैसला जरा सा इनके फेवर में आ जाता है तो ये जश्न मनाते हैं, लोकतंत्र की जीत कहते हैं, और जब फैसला सच्चाई पर आ जाता है तो ये अपने आप फिर बीजेपी को बदनाम करने लगते हैं, बीजेपी को कोसने लगते हैं।
तो निश्चित तौर पर इसका जवाब तो इनको ही देना पड़ेगा कि अपराध आप कर रहे हो, गलती आप कर रहे हो, भ्रष्टाचार आप कर रहे हो और सजा जांच एजेंसी दे रही है, उसमें बीजेपी का रोल कहां है? हाँ, एक ये जरूर है कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी सरकार आई है, उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से अंकुश लगे, परिवारवाद पर पूरी तरीके से अंकुश लगे, इस मिशन पर जरूर हम चल रहे हैं और भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात कर रहे हैं। अनिल जी, इस बात में भरोसा तो हम भी बहुत करते थे, लेकिन वो क्या है ना कि कभी प्रफुल्ल पटेल साथ में आ जाते हैं, उनके खिलाफ दर्ज मामले पे जो है क्लोजर लग जाता है। वो 70,000 करोड़ के घोटाले के संदर्भ में आप लोग हर मंच से बता रहे थे, वो अजीत पवार, उनके मामले में भी सारे मामले रफा दफा होते हुए दिखाई देते हैं और भी बड़ी लंबी फेहरिस्त है ऐसी, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है लोगों को। असल में लड़ाई आपकी किसके खिलाफ है, थोड़ा सा संदेह हो जाता है। लेकिन मेरे साथ में मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी जी क्या कहते हैं? हाँ अनिल जी, शायद आपको लगता है कि इस विषय पर आपको कुछ बोल लेना चाहिए। जी अनिल जी। मैं बड़ा स्पष्ट हूं कि अगर कोई भी आरोपी है, हमारी सरकार किसी भी आरोपी को नहीं बचाएगी, जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और जो भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे किसी भी पार्टी का है, चाहे वो बीजेपी में शामिल हुआ है या नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये बड़ा स्पष्ट हमारी तरफ से संदेश। अब अनिल गोयल जी, आपने ना तो प्रफुल्ल पटेल पे कुछ बोला, ना अजीत पवार पे कुछ बोला, अशोक चौहान पे भी आप कुछ बोलेंगे ऐसी उम्मीद नहीं है। पर बहरहाल अब मीनाक्षी जी के पास चलते हैं, आपने बहुत कुछ बोल लिया है, फिर आता हूं आपके पास में, थोड़ा मीनाक्षी जी को भी मौका मिले। क्या कहती है मीनाक्षी जी? एक अदद अंतरिम जमानत मिली है और अंतरिम जमानत में भी तलवार लटका कर दी है। ये कहा है कि बड़ी बेंच को भेज रहे हैं, वो तय कर ले भाई इस जमानत को बरकरार रखना है या बदल देना है। बांसुरी स्वराज बता रही है कोर्ट ने माना है कि गड़बड़ आदमी है। क्या कहती हैं आप? बहुत छोटे में ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं आप लोग। हिमांशु जी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। देर सवेरे से सत्य सबके सामने आता जरूर है और उसकी विजय भी होती है। आप देखिए कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी अपना जो स्टेटमेंट दिया था बहुत क्लियर था कि इसके अंदर कोई ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आज तक ईडी 2 साल से इतनी रेडें कर चुकी है, इतनी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, लेकिन आज तक एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई है, कोई मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई है। तो इससे क्या साबित होता है? और सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम जमानत देकर राउज एवेन्यू कोर्ट के उसमें मोहर लगा दिया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और ये जितना भी ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो कि बीजेपी के द्वारा रचित है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को डर लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो लोकप्रियता है वो दिल्ली में नहीं पूरे देश में फैलती जा रही थी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किया है वो उनके बस की बिल्कुल भी नहीं है। वो एक पढ़े लिखे, समझदार और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनको लोग पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं वो उनका रोड़ा बना हुआ है राजनीति के अंदर। अच्छा एक बात बताइए, मैं मीनाक्षी जानना चाहता हूँ, देखो अरविंद केजरीवाल तो मामले में कहीं शामिल नहीं है, आपका ऐसा मानना है? उनको जमानत भी मिल गई, देखो आप बता रही हैं, और इससे साबित होता है कि वो शामिल भी नहीं है। पर आप ये मानती हो ना इस दलील के आधार पर, ये मनीष सिसोदिया गड़बड़ आदमी और सत्येंद्र जैन भी बेईमान आदमी है, क्योंकि इन लोगों को इतने समय बाद भी जमानत नहीं मिल रही है। तो शराब घोटाले के संदर्भ में मीनाक्षी आप ये मानने के लिए तैयार है कि देखो हमारे जो सर्वोच्च नेता है ना अरविंद केजरीवाल, वो पाक साफ है, बाकी ये मनीष सिसोदिया गड़बड़, सत्येंद्र जैन भी कुछ ना कुछ गड़बड़, तो इनको जमानत नहीं मिल रही, क्योंकि आपकी पूरी दलील, आपकी पार्टी की पूरी दलील इस बुनियाद पर है कि देखो जमानत मिल गई। हिमांशु जी, थोड़ा सा आपको ना इस चीज को समझना पड़ेगा। हमारे सारे नेता ईमानदार हैं और सभी को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये ईडी और सीबीआई के द्वारा षड्यंत्र करके फंसाया गया इस शराब घोटाले के अंदर। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो आज तक एक चवन्नी की रिकवरी क्यों नहीं हुई है, मुझे बताइए जरा। अगर खा पी के बराबर कर दी तो कहां से रिकवरी होगी? कहना तो यही है ना कि वो पैसा लिया, गोवा के चुनाव में फूंक दिया, अब जब फूंक ही दिया तो राख ही मिलेगी ना, वो पैसा कैसे मिलेगा? मनी ट्रेल नहीं निकाल पाई है। इतना बड़ा घोटाला हो जाए और ईडी सीबीआई एक मनी ट्रेल नहीं निकाल सके, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला ही फर्जी है और ये देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, सबको दिख रहा है। मीनाक्षी आपकी बात मानी, पर आप मेरी इस सवाल पर तो आइए ना थोड़ा सा। ये देखो आप अरविंद केजरीवाल को कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं, इस आधार पर क्लीन चिट दे रहे हैं। देखो पहले तो लोअर कोर्ट ने और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। मेरा आपसे प्रति प्रश्न यह है
उनसे पहले, काफी पहले गिरफ्तार हुए थे सम्माननीय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। उनको आज तक जमानत नहीं मिली है। तो अगर जमानत बेगुनाही का सबूत है तो मीनाक्षी जी मानती हैं कि अरविंद केजरीवाल तो बेगुनाह है, और मनीष सिसोदिया के संदर्भ में आप नहीं कह सकते कि वो बेगुनाह है, तो उनको जमानत नहीं मिलती। देखो इतना समय तो हो गया ना। देखिए, गिरफ्तार तो इन्होंने संजय सिंह जी को भी किया था, और वहां पर भी संजय सिंह जी की वो निर्दोष साबित हुए और उनकी जमानत हुई। और मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ बहुत अच्छे से, जो पीएमएल एक्ट है, कि इस एक्ट में जो संशोधन किया गया है जानबूझकर केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, वो इसीलिए किया गया है ताकि विपक्ष को ईडी और सीबीआई के द्वारा फंसा के रखा जा सके, उनको मकर जाल में फंसा के रखा जा सके। मकर जाल में फंसा के रखा जाए, ये मीनाक्षी जी का कहना है। पर आज के केस को थोड़ा मुझे समझने की जरूरत है। मनोज जी हमारी मदद करेंगे, बड़े अधिवक्ता है, तो मनोज जी थोड़ा समझाओ, आज का मामला समझ में नहीं आ रहा। देखो क्या मजे की बात है ना, आतिशी जी बोल रहे हैं हम बेगुनाह, बांसुरी जी बोल रही है अरे यही गुनहगार, कोर्ट का फैसला बता रहा है। तो एक ही फैसला एक ही व्यक्ति को बेगुनाह और गुनाहगार कैसे बता दे रहा? पहले तो मनोज जी थोड़ा हमें समझाओ ना, आप ये कैसा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ हमारी मीनाक्षी जो सिस्टर है उनको कि पीएमएलए जो एक्ट है, ये एक्ट भारत के प्रत्येक नागरिक पर लागू है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मैं ये कहता हूं, जहां तक आम आदमी के लोग बोलते हैं कि ये मुकदमा जानबूझ के अरविंद केजरीवाल जी पे किया गया है, मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति, इस भारत का कोई भी नेता अगर कहीं पर भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस करता है तो भारत का कोई भी नागरिक एफआईआर कर सकता है। एफआईआर नहीं होती तो 156(3) में जा सकता है, नहीं होती तो फिर आप सेशन कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो जो ये एक्ट है ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति पे है, भारत के प्रत्येक नागरिक पे है, अगर वो पॉलिटिकल पोस्ट पे है और वो कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करता है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हमारे पास सीबीआई भी है, हमारे पास ईडी भी है, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे इस देश के सीबीआई कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों को इन्वेस्टिगेशन पढ़ाने का मौका मिला है, सीबीआई जजेस को भी पढ़ाने का मौका। तो मेरा ये मानना है अलग अलग केसेस में अलग अलग अथॉरिटीज एफआईआर करती है, और मेरे पास ऐसे कई मुकदमे हैं जिसमें 20 जगह मुकदमे हुए हैं, जिनमें से 4 जगह बेल मिली है, और एक मुकदमा ऐसा है जिस पर आज तक बेल नहीं हुई है, और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी, हाई कोर्ट ने बेल कर दी। मे भी ये भी हो सकता है कि सीबीआई के मैटर में बेल दे ही नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी न दे, एक ही मैटर में बेल मिल जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे मुकदमे लड़े हैं। अभी अमित भारद्वाज का मुकदमा मेरे पास था, मैं गवर्नमेंट लॉयर था, उसमें मैं स्टैंडिंग काउंसिल था यूटी चंडीगढ़ का, जिसमें इस मैटर में ये मैटर जो था, इसमें पूरे भारत में एफआईआर हुई थी, बट कुछ मैटरों में बेल हुई थी, कुछ मैटर में बेल नहीं हुई। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक मैटर में बेल हो गई और मैटर में बेल नहीं हुई है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि दूसरे मैटर में कभी बेल ही ना हो, और ये भी हो सकता है बेल भी हो जाए। और बेल होना न होना वो जज का डिस्क्रिप्शन होता है, क्योंकि बेल और स्टे देना जज का डिस्क्रिप्शन है एज पर द लॉ। और मेरा ये मानना है जब तक पूरा ट्रायल खत्म होके कोई व्यक्ति मुलजिम है, मुजरिम नहीं हुआ, तो वो एक बार बताओ, बाकी तो सब ठीक है मनोज भाई, ये मीनाक्षी जी आप इतने नाराज क्यों हैं? उनको आप इतना डरा क्यों रहे हैं? मिल गई ईडी में, कोई जरूरी नहीं है तो मैं सीबीआई में भी मिले, आप इतना डरा क्यों रहे हैं? जी मैं डॉक्टर साहब, मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं तो लीगल पॉइंट बता रहा हूं। मीनाक्षी जी ने बोला ये इसलिए एक्ट लाया गया ताकि इनको जेल भेजा जाए, इनके खिलाफ ईडी लगाई जाए जांच, और मैं ये अभी नहीं देख रहा हूं, ये कई सालों से देख रहा हूं ईडी। मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूं। जितना मेरा कानून विद से वास्ता पड़ा है, तमाम वकीलों से मेरी बातचीत होती है, वो ये बताते हैं कि अन्य जितने भी आपराधिक मामले होते हैं उसमें अभियुक्त को जमानत के संदर्भ में एक अधिकार होता, लेकिन पीएमएलए के अंतर्गत ये अत्यावश्यक किया गया है कि जिसमें जमानत आपका अधिकार नहीं है, जज को ये संतुष्ट होना होता है सुनवाई के माध्यम से कि संबंधित व्यक्ति की इस मामले में भागीदारी नहीं, ये संतुष्टि के बाद ही जमानत दी जा सकती है। बाकी अन्य मामलों में ये जिम्मेदारी जांच एजेंसी है कि वो ये साबित करे कि सामने वाला दोषी है, और पीएमएलए केस के अंतर्गत एजेंसी की इतनी जिम्मेदारी नहीं कि साबित करे कि ये दोषी है,
जिस व्यक्ति पर आरोप है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि मैं निर्दोष हूं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। ये अपने आप में कानूनी व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव अन्य केसेस और इसमें करता है। तो मीनाक्षी जी अगर ये कह रही हैं तो इस बात को क्या आप जैसा सुधीर अधिवक्ता सिरे से खारिज कर देगा या मानेगा कि हाँ ये एक कठिन मामला तो है? नहीं, ये मामला जो ये हम लोगों की मुझे भी 22 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, और मैं 3 राज्यों का गवर्नमेंट लॉयर हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट में रहने का मौका मिला मुझे। मेरा ये मानना है हम लोगों की बहुत टाइम से ये हम लोगों ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट पीआईएल में जो है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया था कि पीएमएलए केसेस में अलग से कोर्ट बनाई जाए, पॉलिटिकल लोगों के लिए अलग से कोर्ट बनाई जाए और उसमें अलग से हियरिंग हो। और ये हमारी आज से नहीं, कई वर्षों से ये डिमांड थी कि जो पॉलिटिकल व्यक्ति जिस पे पूरे एक एमपी है उस पे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की लाइबिलिटी है, एक सीएम है, पूरे राज्य का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सीएम ने कोई चीज कह दी ये होना चाहिए तो पूरे राज्य में वो चीज सारे एमएलए एमपी मानते हैं उसकी पार्टी के, क्योंकि मेजॉरिटी में जो पार्टी होती है वो जो है सरकार चलाती है। तो मेरा मानना है क्योंकि इतने सारे घोटाले हो रहे थे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और ये सारी चीजें पॉलिटिकल नेताओं के जो है नाक के नीचे ये सब चीजें हो रही थी, इसलिए ये एक्ट आया है भारत में। और ये एक्ट जब आया है तो इससे जितने भी क्राइम ऑफेंसेस और जिस तरह के पैसों के फ्रॉड चीटिंग इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं उन पर स्ट्रिक्ट जो है लायबिलिटी हो और इस तरह के मुकदमे में सीरियसली जो है व्यक्ति हो। और ये नहीं है कि वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, आप सब पे बात कर रहे हो पर आज के इस फैसले पर एक भी टिप्पणी आप इतनी देर में नहीं दे रहे हो। मेरा बुनियादी सवाल आपसे क्या था कि भाई आज जमानत संबंधी जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है इसके मायने क्या है? थोड़ा बहुत रोशनी इस पर भी तो दे दीजिए ना। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आज जो ये ऑर्डर आया, पहली बात तो इसका ऑर्डर अभी तक जो है हमने पढ़ा नहीं इसमें, क्योंकि आदमी मीडिया दिखाती है। कई बार मैंने कभी केस में आर्गू करा है, हमारे सामने जो आर्गुमेंट में मीडिया कुछ और मीडिया के सामने कुछ और चीज आती है, हमारे सामने कुछ और। जब ऑर्डर जो और मुंह से कहीं भी बातें कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है जब तक कि वो ऑर्डर पेपर में ना आ जाए, एक एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन ना हो जाए। इस केस में एक केस में जमानत दी है, ये मैंने जो जितना मेरे जूनियर बैठे हैं मेरे साथ उन्होंने रिसर्च किया है कि इसमें एक मैटर में जमानत मिली है, दूसरे मैटर में जमानत मिले न मिले वो अलग इश्यू है। और तो मेरा ये मानना है इस मैटर को मेरा जितना ये नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लीगल एक्सपीरियंस ये है कि अदर जो मैटर्स हैं इस मैटर पे, उन मैटरों पे लार्जर बेंच को भेजा गया है। लार्जर बेंच पहले 3 जजेस की बेंच होगी, 3 जजेस के बाद फिर ये 5 जजेस की बेंच भी हो सकती है। वो बेंच इस मैटर को सुनेगी और उस मैटर को डिसाइड करेगी, क्योंकि ये मैटर एक अरविंद केजरीवाल का मैटर नहीं है, ये देश के एक मुख्यमंत्री का मैटर है। और मेरा एक रिक्वेस्ट और है इस मीडियम के माध्यम से, मैं आप सब आपसे एक बात कहना चाहूंगा अगर आप परमिशन दे तो। जी जरूर। मैं ये कहना चाहता हूं जब भी किसी कर्मचारी पे एफआईआर होती है तो तुरंत उसे सस्पेंड किया जाता है, पूरे भारत के जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। तो मेरा यह मानना है, और अगर सजा हो जाती है, भले वो 1 साल की सजा हो, 6 महीने की सजा हो, सजा होने के बाद चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर, कोई भी सरकारी कर्मचारी, वो टर्मिनेट हो जाता है नौकरी से, बर्खास्त हो जाता है। तो मेरा यह मानना है जितने भी भारतवर्ष में ये सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के जजमेंट देने चाहिए, जितने भी भारतवर्ष में पॉलिटिकल पोस्ट पे व्यक्ति हैं उनको अगर उनके खिलाफ एफआईआर होती है, चाहे वो एफआईआर किसी भी केस में हो, चाहे मर्डर केस में हो, रेप केस में हो, पीएमएलए केस में हो, किसी भी केस में हो, उनको तुरंत उस पद से सस्पेंड कर देना चाहिए। थोड़ा अंतर है, एक बात समझिए, ये देश तानाशाही को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर लेगा जो आप सुझाव दे रहे हैं। मतलब जिसको आप जनता की अदालत में ना हरा पाए तो उसका तरीका ये नहीं हो सकता है कि उसके खिलाफ एक केस दर्ज कर दो और इसके आधार पर उसकी राजनीतिक जीवन की हत्या कर दो। ऐसा संभव नहीं है। सरकारी कर्मचारियों जब किसी मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है ना, तो मनोज जी आप जानते हैं कि वो एफआईआर शासन के द्वारा ही होती है, शासन के द्वारा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ होती है। क्योंकि शासन के द्वारा नियुक्त किया गया तो शासन को अधिकार है कि वो उसको सस्पेंड कर दे। ये जितने भी राजनेता है ना, इनकी नियुक्ति जनता के द्वारा होगी। जनता वोट देगी तो चुने जाएंगे, जनता वोट देगी तो नहीं चुने जाएंगे। तो इनको निलंबित करने का, इनको घर बिठा देने का, स्थायी रूप से घर बिठा देने का अधिकार आप आम जनता के पास छोड़ दीजिए। कम से कम लोकतंत्र को इस देश में आप जैसे सुधी विद्वान तो
मजबूत करने का काम करे, पानी देने का काम कीजिए, मटामट डाल दीजिए, विनम्र आग्रह है मेरा। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहता हूं। मनोज गेरकला जी की बातचीत के बाद क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? मनोज जी तो बातचीत से ऐसा लगा कि अभी अरविंद केजरीवाल को महीनों तो छोड़िए, सालों तक बाहर नहीं देख रहे हैं। पर आपको क्या लगता है आज का ये घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी कुछ अत्युत्साह में है या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है? क्योंकि जितना भी कहें हमारे से गोयल साहब कि ये कानूनी मसला है, ये फलाना मसला है, पर साफ तौर पर दिखाई देता है कि देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को व्यक्ति के तौर पर चुनौती दो ही राजनेता देते हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। प्रेम जी। जी शुक्रिया हिमांशु सर। देखिए बात हम वहीं से शुरू करते हैं जो वकील साहब कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज वकील साहब को जवाब दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं चाहे तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते। अब समझिए कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उनके साथ में काम कैसे देखा जाए। और आपने सही बताया कि सरकारी कर्मचारी पर जो होता है तो वो चूंकि शासन से जुड़ा होता है तो उस पर कैसे काम होता है, क्या क्या नजरिया होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आज भी कहा है कि वो स्वयं चाहे तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे। यानी मुख्य जनता ने जिनको चुना है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े कर रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनको पद से नहीं हटा सकते। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो चर्चा में आनी चाहिए वो ये कि इस फैसले में ये कहा गया है कि किस आधार पर जमानत दिया जाए, किस आधार पर जमानत नहीं दिया जाए, इसको बड़ी बेंच तय करे। इसका मतलब है कि आज की प्रैक्टिस में माननीय जज ये महसूस कर रहे हैं कि किसी को किसी भी आधार पर जमानत दे दी जा रही है और किसी भी आधार पर नहीं दी जा रही। हमारे अधिवक्ता जी ने भी कहा कि जरूरी नहीं है कि एक केस में जमानत मिल जाए तो दूसरे में न मिल जाए। अरे क्यों नहीं जरूरी होना चाहिए? क्यों नहीं जरूरी होना चाहिए? यही तो विडंबना है कि एक केस में जमानत मिल जाए तो दूसरे केस में न मिले। ये जो विडंबना है, इस विडंबना को ऊंची अदालत की ओर में ट्रांसफर किया गया। ये सबसे बड़ी बात है और ये क्रांतिकारी बात है। इस फैसले में एक व्यक्ति का सवाल नहीं, एक राजनेता का सवाल नहीं, ये यूनिवर्सल जो जस्टिस है उसके हिसाब से ये महत्वपूर्ण बात है कि तय करो आधार। ये नहीं कि मनमाना किसी का डिस्क्रेशन चलेगा। अभी हमारे एडवोकेट साहब ने कहा कि जज का डिस्क्रेशन होता है। ये विवेकाधिकार कौन सी बात है? हेमंत सोरेन को प्रताड़ित होना पड़ेगा लंबे समय तक, फिर बाद में हाईकोर्ट कहेगा कि भाई इनको गलत जेल में डाला गया, उनके पद इनका चला गया, उनकी राजनीतिक करियर पर एक दाग लग गया और किसी का कुछ होता ही नहीं। ये बात अरविंद केजरीवाल के भी संदर्भ में सही है। तो इस हिसाब से ये केस आगे बढ़ा है, इसलिए ये आम आदमी की जीत है। आम आदमी पार्टी में नहीं कह रहा, आम आदमी की जीत है कि उस अब इसके उस प्रेम कुमार जी कहा कि आम आदमी की जीत है। ईडी के मामले में जमानत मिल गई, फिर भी खबर यही आ रही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उसी शराब मामले में सीबीआई ने भी एक केस दर्ज कर रखा है। पहले उसमें जमानत लीजिए तब बाहर आने की उम्मीद कीजिए। अच्छा, जब तक मैं पता चला सीबीआई के संदर्भ में वो क्या उपराज्यपाल जी उन्होंने एनआईए की जांच के संदर्भ में किसी मामले में कह रखा है। क्या करें अरविंद केजरीवाल जी? आप सही कह रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। और मैं जो बात कह रहा हूं कि जो मामला बड़ी बेंच के लिए सुपुर्द किया गया है उसके नतीजे जब आएंगे तो निश्चित रूप से, और हम मानते हैं कि आज की अदालत समझ रही है कि किसी भी आधार पर एक आधार तय होना चाहिए जमानत देने का, और उस पर भ्रम का शिकार है, ऊंची बेंच से मांग रहे निर्देश। तो ये एक बड़ी जीत इस मायने में है कि आने वाले समय में हमें इसका उत्तर मिलेगा कि कौन सा आधार हो जमानत देने का और जमानत नहीं देने का। इसलिए बड़ी जीत कह रहे हैं। केस के तौर पर तो कहते बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी भी जेल से वो रिहा नहीं हो पाएंगे, वो स्थिति है। और आम आदमी पार्टी के लिए खुश होने का कारण है या नहीं है, इस पर प्रश्न बना हुआ है, चर्चा भी चल रही है, विपरीत बातें भी आ रही हैं। लेकिन थोड़ी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी हर फैसले को बेगुनाही के दस्तावेज के तौर पर क्यों प्रस्तुत करना चाहिए? बच्चा भी जानता है जमानत एक विषय, बेगुनाही एक विषय। अगर जमानत मिलना ही बेगुनाही साबित होना है तो फिर बाकी हियरिंग की जरूरत क्या है? केस की बाकी सुनवाई की जरूरत क्या है?
जमानत के साथ में फाइल नस्ती हो जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी जो आम आदमी के हितों के लिए मुखर रहने का दावा करती है, वो एक जमानत को बेगुनाही के दस्तावेज के संदर्भ में दिखाने का गुनाह क्यों करती? देखिए, बिल्कुल मौजूद सवाल है, लेकिन मैंने पहले जब कहा कि एक ऐसा मामला जो सिर्फ जमानत का नहीं है, ये यूनिवर्सल जस्टिस का मामला है हिंदुस्तान में, कि जमानत का आधार तय होगा नए सिरे से। ये क्यों नहीं खुशी का होना चाहिए? ये तो आम आदमी पार्टी ही नहीं, आम आदमी पार्टी से इतर लोगों के लिए भी खुशी का मौका है, और आम आदमी पार्टी तो स्टेक होल्डर है, तो वो तो ये साबित कर रही है कि हमारा संघर्ष एक यूनिवर्सल जस्टिस का आधार बनने वाला है। तो उसके लिए ज्यादा खुशी का मौका है बनिस्पत प्रेम कुमार के या किसी आम नागरिक के। जी तो भाई अनिल गोयल जी, ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो रहा है। आप अरविंद केजरीवाल को गुनहगार साबित करने के लिए निकले थे, भले ही कांग्रेस की शिकायत पर सही। प्रेम कुमार जी बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल तो लाखों लोगों की जिंदगी में मसीहा बनने की तैयारी में है। आज का उनके जमानत के संदर्भ में दिया गया फैसला आने वाले समय में हजारों लाखों केसों में नजीर बनेगा। अनिल जी, कितना परेशान हो गए आप। जिसको आपने दानव बताना चाहा वो देव के रूप में पूजा जाएगा। हिमांशु जी, मैं प्रेम कुमार जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना कि अभी जनता ने फैसला सुनाया, इन्होंने जनता से वोट मांगा था, जेल के बदले वोट, केजरीवाल को जेल के बदले वोट, और दिल्ली की जनता ने नकार दिया और स्पष्ट कहा कि आपका उचित स्थान जेल ही है, आपका उचित स्थान सम्मान नहीं है। बिल्कुल जेल के नाम से वोट मांगी थी इसी चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में विशेष करके, और दिल्ली की जनता ने 7-0, बिल्कुल एक सीट भी इनको नहीं दी। इसलिए ये तय हो गया, बड़ा दिक्कत हो जाएगी अनिल जी। वो आप लोगों ने भी 400 सीटें मांगी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की भी 370 सीटें आपने मांगी थी, वो 240 241 रह गई थी। तो आप उसके लिए भी उतनी जिम्मेदारी के साथ तैयार हो ना कि जनता ने हमारे खिलाफ वोट किया। अब आप ये तो दावा नहीं करो ना जनता ने मोदी जी के काम पर, मोदी सरकार के काम पर वोट किया, बल्कि आप मानोगे कि देखो मोदी जी की सरकार, मोदी जी को जनता ने खारिज कर दिया। हमने 370 सीटें मांगी थी, जनता ने हमें 241 ही दी। क्या कहते हो अनिल गोयल जी? हिमांशु जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि इन्होंने जो वोट सीटों का, राजनीतिक पार्टियां जो है लक्ष्य रखना, अधिक सीट मांगना, अधिक मेहनत करना, अधिक सीटों के लिए प्रयास करना, अधिक सीट जीतना, ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। लेकिन एक मुद्दा, जेल से वोट, जेल के बदले में वोट, जेल के बदले वोट का मुद्दा है, वो पूरी तरीके से दिल्ली की जनता ने नकारा। मैं ये इससे पहले भी 7-0 हम तीसरी बार 7-0 से जीते हैं, लेकिन इस बार का जो एजेंडा था वो सिर्फ ये था कि जेल के बदले वोट, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। इस चुनाव दिल्ली का चुनाव, आप इतने बेईमान आदमी कभी रहे नहीं हो जो आप हमारी दलील को इस तरह से खारिज कर दो। मतलब राजनीतिक पार्टियां लक्ष्य रखती हैं, राजनीतिक पार्टियां जो है मुद्दा रखती है, राजनीतिक पार्टियां मेहनत करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करे तो वो राजनीतिक पार्टी है और उसको ये अधिकार है। और आम आदमी पार्टी अगर लक्ष्य रख के काम करे, आम आदमी पार्टी इसके आधार पर वोट मांगने की कोशिश करे तो ये गुनाह है। आप ऐसा कैसे फर्क कर सकते हो? मतलब इस देश में अब राजनीतिक पार्टी की हैसियत भी केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, बाकी सारी कंपनी के तौर पर देखी जाएंगी या प्राइवेट लिमिटेड के रूप में देखी जाएंगी। हिमांशु जी, हम फर्क नहीं करते, और हमने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने भी 300 पार की बात करी थी, इनके इंडिया गठबंधन ने ये नहीं कर पाए, हमने नहीं कहा, हम आज भी नहीं कह रहे, हम उसको मुद्दा ही नहीं बना रहे। हम भी ये मानते हैं उनको भी, वो भी लक्ष्य कुछ भी रख सकते हैं। दूसरे भी दिल्ली के विकास की बात कर रहे थे। आज दिल्ली की टूटी हुई सड़कें, आज दिल्ली का प्रदूषण, आज डूबती हुई दिल्ली, आज पानी के लिए हाहाकार, गोलियां चलना और आदमी का मरना, आज पूरा विश्व ये देख रहा है कि दिल्ली एक स्लम बन गई है, दिल्ली नरक बन गया है। और आज एमसीडी इनके पास है, दिल्ली सरकार इनके पास है, कूड़ों के ढेर लग रहे हैं, नाले साफ नहीं हो रहे हैं, घोटालों पर घोटाले लगातार हो रहे हैं। एक एक घोटाले से बढ़कर के दिल्ली जल बोर्ड जो पहले प्रॉफिट में था वो नुकसान में है। आज मतलब स्थिति क्या है कि दिल्ली को नरक बना करके कर्ज में डुबो दिया। और एक बात बताओ, देखो अनिल गोयल साहब, आप कितने भावुक किस्म के व्यक्ति हो, कितने संवेदनशील व्यक्ति हो।
दिल्ली की बेबसी, दिल्ली की परेशानी, दिल्ली का दर्द, दिल्ली का दुख, दिल्ली की तकलीफ आपने कितने अच्छे तरीके से व्यक्त की। और ऐसी दिल्ली ने अपना भविष्य संवारने के लिए जिस व्यक्ति पर एक तरफा भरोसा किया उसको जेल में डाल रखा है। बताइए, ये सही बात है क्या? देखो दिल्ली कितनी परेशान है और दिल्ली ने जिसको अपना भाग्य विधाता चुना है उसको आपने जेल में डाल रखा है। तो असल कसूरवार कौन हुआ? अनिल जी, तो इस कितना गुस्सा है आज आप अपने आप से, और अपने से ना हो, अपने उपराज्यपाल से कितने गुस्सा है आप? हिमांशु जी, सिर्फ एक बात आप देखें, ये कानून का पालन नहीं कर। अभी हेमंत सोरेन को भी जेल हुई थी, हेमंत सोरेन ने रिजाइन दिया था, चंपे सोरेन मुख्यमंत्री बने, अब उनको जमानत हो गई, अब वो उसके अंदर अब सीएम द्वारा बन गए। विरोधी दल की सरकार तो वहां भी है, दिल्ली में भी। एक मिनट अनिल गोयल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वो कोर्ट ने जमानत देते समय ये कहा है कि हेमंत सोरेन की मामले में कोई भागीदारी नहीं थी, और आप सब बता रहे थे कि हेमंत सोरेन ने तो सब कुछ गड़बड़ किया हुआ है। तो जितने भी जांच एजेंसी के अधिकारी थे उन सबके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कब कर रही है आपकी सरकार? क्यों? होगी एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा, एक जन नेता को बिना अपराध जेल में लंबा समय गुजारना पड़ा। थोड़ा बताइए अनिल जी, आप तो शुचिता के संदर्भ में हिमायती हैं, उन लोगों के खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जिन्होंने एक झूठा केस बनाया, एक जन नेता को जेल में डालने का षड्यंत्र किया? कितने नाराज हैं? उतने ही नाराज है ना आप जितना बाकी मुद्दों पर होते हैं। सर प्लीज, मैं एक बात इनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर, भारत के अंदर विरोधी दल की सरकारें भी हैं, चल रही हैं, कोर्ट अपना काम कर रहे हैं, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इसमें बीजेपी का कहीं से कहीं इंटरफेयर नहीं। एक बात, अभी आपने हेमंत सोरेन के बारे में कहा, जांच अधिकारी के बारे में कहा, तो उनको पूरा अधिकार है कि कोर्ट में चैलेंज करें कि इन्होंने मेरे खिलाफ गलत मुकदमा करा, मानहानि केस कोर्ट में करें, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार ने जो करना है, लेकिन हेमंत सोरेन जी के भी पूरी तरीके से, आज वकील साहब मनोज बैठे हुए मेरे सामने, शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि उनके ऊपर जिन्होंने उन पर गलत मुकदमे डाले, जिन्होंने उन्हें गलत तरीके से फंसाया, हेमंत सोरेन जी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, तो उनको मानहानि का केस करना चाहिए, उनको आगे जाना चाहिए। हेमंत सोरेन के अनुसार क्यों भाई? अदालत ने बोला है कि मामला गलत है, हेमंत सोरेन ने थोड़ी बोला कि मामला गलत है। उसे आपने कहा तवज्जो दी थी, पर कोर्ट ने बोला नहीं है मानता मामला, और आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन उसके लिए भी कोर्ट चले जाए। भाई देश में मजबूत सरकार आपकी, देश में जिम्मेदार सरकार आपकी, न्याय देने का दावा करने वाली देश में सरकार आपकी, एक चुने हुए राजनेता के साथ गलत हो गया अनिल गोयल जी। देखो अदालत ने कहा है ये तो कि गलत हुआ है, तो उस लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे आप? अपनी जिम्मेदारी नहीं मानोगे? हिमांशु जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि जी दिल्ली के अंदर मैं तो आप भी सुना हूं, दिल्ली के अंदर एमसीडी के अफसरों ने मेरे खिलाफ फर्जी शिकायत करके केस करा, मैं उस केस में कोर्ट ने मुझे बरी करा, और कोर्ट ने कहा कि आप चाहो तो इनके खिलाफ मानहानि का दावा पेश कर सकते हो। तो वो क्या है कि अगर किसी भी अफसर ने किसी भी नेता को गलत फंसाया है, तो उस नेता को अधिकार है उसके खिलाफ मानहानि केस पर जाने का, जैसा मेरे साथ खुद बीता है। मैं वकील नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल भुगतभोगी हूं, इसलिए मेरा ये कि हेमंत सोरेन के साथ कुछ हुआ है तो वो अपने मानहानि का दावा कर सकते हैं, उनको पूरी तरह सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसके अधिकारी कुछ गलत काम करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जिसके साथ गलत हुआ वही अदालत के दरवाजे खटखटाता रहे और अपने लिए न्याय मांगता रहे। अनिल गोयल जी, तो हो गया लोकतंत्र का काम। मुझे जाना है मीनाक्षी जी के पास, पर मनोज जी हो सकता है इसमें कुछ मार्गदर्शन देना चाहें। क्या कहते हैं मनोज जी? जो कुछ भी करना है अदालत को ही करना है इस देश में, सरकारों से हम उम्मीद ना करें, ना विधायिका से ना कार्यपालिका से, जो कुछ भी होगा न्यायपालिका से ही होगा। जी जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल मनोज जी, इस समय पे तो आपकी टिप्पणी की सख्त जरूरत है मुझे। जी जी जी, एक्चुअली क्या होता है, इस देश में एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है और एक न्यायपालिका है। जब भी कोई एफआईआर होती है 154 सेक्शन सीआरपीसी में, और अभी तो बहुत सारे लॉ चेंज हो गए, एफआईआर करने वाला व्यक्ति जो है पुलिस का ऑफिस, अगर ईडी एफआईआर कर रही है या सीबीआई एफआईआर कर रही है, पुलिस का ऑफिसर एफआईआर कर रहा है, तो वो व्यक्ति का नाम होगा उस अधिकारी का जो एफआईआर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, कोई पर्सनल कंप्लेंट, कोई व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी केस में एफआईआर कर सकता है,
ये भी हमारा सीआरपीसी में लिखा हुआ है। तो अब दो तरह के एफआईआर करने वाले हो गए, एक एफआईआर करने वाला अधिकारी हो गया, एक कोई कॉमन मैन हो गया। इन्वेस्टिगेशन दोनों केस में पुलिस करेगी। इन्वेस्टिगेशन में, एफआईआर करने में और इन्वेस्टिगेशन में, एफआईआर कई बार गलत हो जाती है, एफआईआर समरी CABCD होता है। कई बार एफआईआर होने के बाद भी पुलिस जो है चार्जशीट जो फाइल करती है वो कभी फेवर में करती है, कभी अनफेवर भी करती है, ये प्रोसीजर है। अब एफआईआर होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट ने ये उसको बेल दे दी, उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। लेकिन जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, जो एक्यूज है, अगर उसके खिलाफ एफआईआर हुई है तो वो व्यक्ति उस एफआईआर के खिलाफ 482 में हाईकोर्ट जा सकता है। अब तो वो भी सेक्शन बदल गया है, आप 482 में हाईकोर्ट जा सकते हो, मेरे खिलाफ गलत एफआईआर हुई है, अगर एफआईआर क्वेश कर देती है हाईकोर्ट तो केस खत्म होता है। आप मेरे साथ में इतनी गड़बड़ आज क्यों कर रहे हो? मेरा सवाल सीधा होता है, आप पूरी जलेबी बना देते हो। देखो, हमने सीधा सीधा सवाल ये किया है कि हेमंत सोरेन वाले मसले पर जमानत देते हुए हाईकोर्ट की टिप्पणी है सीधे कि चंपई सोरेन को जो मुख्यमंत्री बनाना पड़ा हेमंत सोरेन को, उस हेमंत सोरेन का इस मामले में कोई संलिप्तता दिखाई नहीं देती है। सीधे तौर पर कहा गया। मेरा आपसे सवाल यह है कि मुख्यमंत्री था एक शख्स, चुना हुआ राजनेता था, जन नेता था, एक एजेंसी की कार्रवाई के चलते राज्य अराजकता की स्थिति में पहुंचा, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी प्रदेश को भी, उस राजनेता को भी, और कोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है गलत। तो जिन्होंने ऐसा गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करे? अदालत का दरवाजा खटखटा है, माननीय हेमंत सोरेन जी, देखो आपने कहा था कि इसने गलत किया, अब इसके खिलाफ भी कार्रवाई करो। या जो सरकार है, जिस सरकार के मातहत अधिकारी हैं, उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो किसी आम जनता के, नागरिक के साथ भी नहीं, पर एक मुख्यमंत्री है भाई, एक मुख्यमंत्री जिसको लाखों लोग अपना भविष्य सौंपे हुए हैं, उसको उसकी जिम्मेदारियों से विमुख होना पड़ रहा है केवल इसलिए कि कुछ अधिकारी, कुछ जाली एजेंसियों के कर्मचारी मिलकर एक षड्यंत्र कर दे रहे। क्या कहते हैं मनोज जी? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एफआईआर होना किसी भी व्यक्ति, कोई मिनिस्टर, देखो भारत का संविधान कहता है हमारे लिए, भारत का प्रधानमंत्री भी वही कॉमन मैन है, कोई रिक्शे वाला है वो भी कॉमन मैन है, लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है, नंबर 1। मनोज जी और मनोज जी, किसी व्यक्ति की शिकायत अलग बात और एक जांच एजेंसी का अपने स्तर पर कॉल लिया जाना अलग बात। देश में पिछले लंबे समय से इस बात की शिकायत हो रही है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको चिन्हित करके सुनियोजित तरीके से जांच एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। और कोर्ट के जब ऐसे वर्डिक्ट आते हैं तो विपक्षी नेताओं के इन दावों को बल मिलता है। क्या मनोज गोरेला जी इस संदर्भ में कोई रोशनी देना चाहेंगे, या फिर से मुझे ये कानून, वो कानून, ये एफआईआर, वो एफआईआर इसमें ही उलझा देंगे? मतलब आप तथ्य पर क्यों नहीं जाना चाहते मनोज जी? मतलब हमें अगली तारीख नहीं चाहिए आज की इस चर्चा की, हम चर्चा को आज ही खत्म करेंगे। हमारे पास ये सहूलियत तो नहीं है कि अगली तारीख पर हम इसमें विस्तार से बात करेंगे। जी, जिस जज ने, जिस हाईकोर्ट के जज साहब ने, हाईकोर्ट ने ये किया, कहा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वही हाईकोर्ट को पावर है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना, उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर करना। अदरवाइज गवर्नमेंट में, मेरे जितने 22 साल के कैरियर में कभी भी किसी केस में गवर्नमेंट ने किसी उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की हो किसी मैटर में, क्योंकि ये जंग बहुत बड़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जंग बहुत बड़ी है। मैं मनोज जी इस पर टिप्पणी के लिए प्रेम जी के पास आऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल मुझे मीनाक्षी जी से बात करनी है। तो मीनाक्षी जी, फैसला तो आ गया पर नेताजी बाहर नहीं आए, कोई उम्मीद है नेताजी के बाहर आने की? पर बस फैसले के स्वागत लगातार आपके द्वारा किए जाते रहेंगे और फैसले आते रहेंगे। देखिए हिमांशु जी, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, अपनी सच्चाई पे, अपनी ईमानदारी पे पूरा भरोसा है कि देर सवेरे से न्याय जरूर होगा और सच्चाई की जीत भी होगी और अरविंद केजरीवाल जी बाहर भी आएंगे। तो हम पूरा हमें विश्वास है। हाँ, रही बात, अभी बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान की और उसके निर्णय की, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय ये भी दिया था हिमांशु जी कि जो चुनी हुई सरकार है, जिसको जनता चुनकर लेकर आई है, 8 साल के संघर्ष के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जीत कर आए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई जनता को अधिकार है कि वो
दिल्ली को चलाए, वो अपनी दिल्ली के सरकार चलाए, लेकिन हुआ क्या? केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके एक काला अध्यादेश ला दिया और दिल्ली सरकार के सारे अधिकार छीनकर एलजी साहब को दे दी। तो ये भी तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के, ये भी तो कहीं ना कहीं अनिल गोयल जी को लग रहा है मैं हस्तक्षेप कर दूं। कर दीजिए अनिल जी। सर, कोविड काल के अंदर हाथ खड़े करे थे केजरीवाल का काम कुछ अरे करना हाथ नहीं। खड़े किए थे वो तो ठीक है, आप तो बताते हो ना, जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी थी वो तो कोर्ट का सम्मान नहीं करती, आदेशों को पलट देती है, वो शाबान हो, आप भूलते ही नहीं हो और देश को भी भूलने नहीं देना चाहते हो कि इन्होंने क्या किया था। तो मीनाक्षी जी भी कोशिश कर रही हैं कि ऐसा नहीं है जो कुछ भी किया था कांग्रेस ने किया था, आप भी अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हो। भाई सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को लेकर एक व्याख्या दी थी, आपने कानून ही पलट दिया, बहुमत था आपका। तो ये मीनाक्षी जी की शिकायत है कि आप भी कौन से अदालत के आदेश के बाद में मान लेते हो, आप भी अपनी ताकत का ठीक ठाक इस्तेमाल करना जानते हो। हिमांशु, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, आज से पहले दिल्ली के अंदर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, और केंद्र में जब बीजेपी की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। इस तरह का अराजकता का राज कभी नहीं आया, चाहे सत्ता में केंद्र में कोई और चाहे स्टेट में कोई। लेकिन इन्होंने जैसा भी आए हो अनिल जी, पर जैसा बहुमत अरविंद केजरीवाल लगातार 2 बार लेकर आए ना, आपके किसी नेता में दम नहीं रहे कि वो ऐसा बहुमत ले आए, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। और मनोज जी ने बड़े कमाल की बात कही, उन्हें नहीं हुआ कोर्ट पे केस साबित, तो उन्होंने कहा 22 साल हो गए मुझे अदालत में, एक अधिकारी के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई, आगे भी क्यों कार्रवाई हो जाएगी? क्या कहते हैं आप? केस साबित न कर पाने के बाद भी उस अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ता जो बढ़ चढ़कर दावे करता है कि इस मामले में संलिप्त है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। क्या इसी कारण से न्याय हमें अटकता भटकता लटकता दिखाई देता है? जी हिमांशु जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। देखिए, मनोज जी जो बोलते हैं वो भी अपनी सीमा में रहते हुए बोलते हैं, हमारी अदालत भी ऐसे ही बोलती। देखिए, सरकारी गवाह को लेकर के हमारी अदालत का रुख होता है कि सरकारी गवाह तो फायदा उसको मिलता ही, इसीलिए सरकारी गवाह होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में जो व्यक्ति सरकारी गवाह बना, उस व्यक्ति को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे देने पड़े, लेकिन अदालत ने कहा कि हम इन बातों को नहीं मानते। तब इन बातों को मानते ही नहीं तो बेसिक बात जो है कि उधर इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया और वो उन्होंने अपनी जो है वो सरकारी गवाह बन गए और केजरीवाल के खिलाफ बोल बैठे, इससे पहले बोल नहीं रहे थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात को आपने सीधे ही इग्नोर कर लिया। तो अदालत जो है या वकील के नजरिए से या न्याय के नजरिए से ही सारी बातें देखी नहीं जा पा रही हैं, तभी तो ये समस्या हो रही है। इस बात को समझने की जरूरत है कि आज बदल गया है। जांच एजेंसियों को कभी नहीं माना जाता था कि पॉलिटिकली वो इस्तेमाल होंगी, हमारा पूरा सिस्टम पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं होंगे के हिसाब से। प्रेम कुमार जी, आप थोड़ा जाति नहीं कर रहे हैं वर्तमान सरकार के साथ में? वो सीबीआई तो तोता है, ये शब्द मोदी सरकार के समय पे थोड़ी कोर्ट ने बोले थे, उससे पहले किसी और की सरकार थी उसमें बोले गए थे। प्रेम कुमार जी, इतना भी जुल्म क्यों कर दे रहे हैं आप भाजपा पे? ठीक है आप नाराज हैं, पर पहले वाली सरकारों ने भी एजेंसियों का, वर्दी का इस्तेमाल करने में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार तो उपयोग किया है, या आपकी इस पर ना इत्तेफाकी है? नहीं, बिल्कुल ना इत्तेफाकी नहीं है, तोता ही बोला था ना। और आज जो हालात हैं उससे कहीं ज्यादा जा चुके हैं। आज कई स्टेट जांच एजेंसियों को अपने स्टेट में आने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, उस हद तक जा चुकी है। तो बहुत स्थिति बदली है, तो जांच एजेंसियों पर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए, इसीलिए ये परिस्थितियां। वरना आप देखिए, बांसुरी स्वराज जी जो बोल रही हैं कि उनको जो जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, चूंकि ऊपर की अदालत में भेजा जा रहा है इसलिए जमानत मिली है। और जबकि इसको उलट करके बोला जा सकता है कि ये अदालत सक्षम नहीं थी ये बताने के लिए, परिभाषित करने के लिए कि ये जमानत देने का आधार क्या हो, इसलिए उन्होंने ऊंची बेंच को रेफर किया और चूंकि 90 दिन बीत चुका था तो उनको जमानत देना हक बनता था, इसलिए जमानत दी गई। एंट्रिंग लगने का कारण
जमानत के आधार को स्पष्ट करना या निर्णायक तरीके से परिभाषित डिफाइन करना, ये था। तो इस तरीके से जब अदालत महसूस कर रही है कि वर्तमान व्यवस्था जो है हमको उस सिस्टम से बाहर निकल करके देखना पड़ेगा, ये अदालत भी महसूस करने लगी है, ये भी मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। ये भी आप समझते हैं। अब मैं एक निर्णायक बिंदु पे आता हूं। मनोज जी, आपसे सुझाव चाहता। एक सामान्य धारणा यह है कि सब मामलों में जमानत मिल सकती है, ईडी के मामले में जमानत बड़ी मुश्किल होती है। जैसे कोई ईडी के मामले में अरेस्ट होता है, लोग मान लेते हैं जरा लंबा गया। अब मेरा सवाल आपसे थोड़ा यह है, आप 22 साल से अभिभाषक हैं, ठीक ठाक किस्म के अभिभाषक हैं, हजारों केसेस को लड़ रहे हैं, हजारों केसेस में पैरवी कर रहे हैं। ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, सीबीआई के केस में जमानत मिलने की क्या उम्मीद करते हैं? तजुर्बा बोलना चाहिए आपका। मेरा तजुर्बा यह है कि सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, जिस तरह से मैंने फाइलें पढ़ी हैं, जिस तरह से रिकॉर्ड में स्टडी करी है, जिस तरह से मैटर रिसर्च किए हैं। और एक बात और कहना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब आपसे, मैं ये मैटर लार्जर बेंच को रिफर हुआ है, क्या पता लार्जर बेंच जो बेल मिली है उसको खारिज कर दे। ये भी हो सकता है लार्जर बेंच जो है स्थायी जमानत दे दे। आप इतने नकारात्मक क्यों है अरविंद केजरीवाल के प्रति? आपने दोनों जो टिप्पणियां की मनोज जी, पहले में सीबीआई के मामले में मुझे लगता है जमानत मिलेगी, पहली टिप्पणी आपकी ये, और लार्जर बेंच के संदर्भ में भी आपने टिप्पणी ये की, हो सकता है कि वो कैंसिल कर दे। मंशा क्या है मनोज जी की? मंशा ये नहीं, मेरी मंशा ये नहीं है कि उनको बेल मिले ना मिले। मेरी मंशा जिस तरह से ये केस चल रहा है, कभी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, जिस तरह से इधर से उधर ये घूम रहा है, इतनी सारी रिवॉल्विंग चल रही है, उस हिसाब से मेरा ये ओपिनियन है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है। अभी तो जजमेंट, मैं उस जजमेंट को पढ़ूंगा, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि क्या होने आया। और ये मैटर अच्छा हुआ, ये मैटर लार्जर बेंच को गया। लार्जर बेंच क्या पता सारे मैटर्स को, दोनों मैटर को अपने पास लेके उसमें कोई परमानेंट जमानत दे दे। और एक मैटर और भी है कि सीएम साहब को वो पद रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, उस पर भी जजमेंट दे दे। और ये लार्जर बेंच को रिफर हुआ है, इसका मतलब ये भारत का लैंडमार्क जजमेंट होगा। इवन कुल मिलाकर सवाल इस बात का उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में जनता को यह अधिकार नहीं रहेगा कि ये शख्स मुख्यमंत्री रहे या ना रहे? बाकी लोग तय करेंगे कि ये मुख्यमंत्री रहे या ना रहे। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जमानत का एक फैसला क्या व्यक्ति को बेगुनाही का दावा करने का अधिकार दे देता है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या एक बड़े आदमी का मामले में संलिप्त होने पर ही अदालतें उसको गंभीरता से लेकर ये विचार करेंगी? अगर धारा 19 और धारा 45 के बीच में कुछ अंतर विरोध है, तो क्या ये अरविंद केजरीवाल के केस के संदर्भ में उपजे, या इससे पहले भी ये संकट अदालत के सामने रहे? उस समय अदालतों ने इस पर फैसला क्यों नहीं किया? अदालतों ने दिशा क्यों नहीं? तो कुल मिलाकर इन सारी पेचीदगियों के बीच में आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी उलझनों को सुलझाता नहीं बल्कि और बढ़ा देता है। बड़ा इस रूप में देता है कि अभी भी ये स्थिति स्पष्ट है कि हम अरविंद केजरीवाल को किस रूप में देखें, एक बेगुनाह राजनेता के रूप में या एक गुनहगार राजनेता के रूप में। उम्मीद करते हैं कि इस संदर्भ में अदालतें कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बातों को जल्द स्पष्ट करेंगी और जन नेताओं के संदर्भ में अगर स्थिति स्पष्ट होगी तो देश की राजनीति को दिशा देगी। देश में जो एक वातावरण निर्मित हो रहा है कि जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी नेता निशाने पर लिए जा रहे हैं, शायद अदालत के आदेश इस संदर्भ में भी स्पष्टता दे पाएंगे कि वस्तुतः भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई देश में चल रही है या विपक्षी नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही। हमें उस संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा, अगली मुलाकात सोमवार को होगी। तब तक के लिए मुझे दिए आप